दोस्तों, मैं रजनीश कुमार सिंह, लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय संयोजक। सबसे पहले मैं गुजरात की जनता को तहे दिल से हार्दिक नमस्कार करता हूं और मैं गुजरात की जनता से ये अपील करता हूं कि गुजरात की जनता हम लोकतांत्रिक आवाज़ की बातों को सुने और समझें। हम लोग किसी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन एक गुड गवर्नेंस के होते हुए हम बैड गवर्नेंस को क्यों अपने राज्य में आने दें। इस बार की लड़ाई जो है वो गुड वर्सेस बैड की है, ना कि बैड और वर्स्ट के बीच की लड़ाई है। तो सबसे पहले मैं गुजरात की जनता को एक बार फिर से नमन करता हूं। गुजरात की जनता को एक बार फिर से मैं यह आग्रह करता हूं कि आज के इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं उसको भली भांति अच्छे तरीके से समझें और ये देखें कि आम आदमी पार्टी किस प्रकार से गुजरात के जनता को भ्रमित कर रहा है। आज हम 5 लोग जो आप पीछे देख रहे हैं आज इकट्ठे हुए हैं और आज हम लोग आम आदमी पार्टी के एक जनता से एक नेताओं से प्रश्न करेंगे और आपके सामने ही करेंगे। तो मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी, मेरे बगल में रानी सिंह तोमर बैठी हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव आम आदमी पार्टी, मेरे बगल में जयश्री बेन गोसाई बैठी हैं, ये राष्ट्रीय महासचिव आम आदमी पार्टी, मेरे बगल में जयश्री गोसाई जी के बगल में परेश डांगर जी बैठे हैं, ये गुजरात प्रदेश युवा अध्यक्ष हैं और हम रानी बेन के बगल में पवन प्रभाकर जी बैठे हैं जो कि गुजरात प्रदेश महासचिव हैं लोकतांत्रिक आवाज़ के। तो दोस्तों, 2 दिन पहले गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के एमएलए दिल्ली के शिक्षण व्यवस्था को देखने गए थे। तो दिल्ली के शिक्षण व्यवस्था पर तो मैं बहुत सारे वीडियो बना चुका हूं और मैं बता चुका हूं कि वो केवल खोखला दावा है। तो हमारे गुजरात के जनता के द्वारा चुने हुए माननीय सदस्य जो कि गुजरात के जनता ने चुना है, वो दिल्ली के स्कूल को देखने गए थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज जिस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका मजाक उड़ाया है, ऑन सामने लाइव में उन नेताओं को मालूम नहीं है कि वो यहाँ पूरी फील्डिंग करके बैठे हैं और उनको फ़ोन करके जो है जनता के सामने अलोकप्रिय करने का प्रयास किए हैं। तो लोकतांत्रिक आवाज़ का हमेशा एक ही सिद्धांत है, लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए। आप चुनाव लड़ो, जनता आपको चुने, न भारतीय जनता पार्टी को चुने, और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को ही चुनेगा चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। तो आज हम 5 लोग गुजरात के आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी प्रश्न करने जा रहे हैं और ये मैं गुजरात की जनता को लाइव दिखाने जा रहा हूं कि ज़रा इनके बिहेवियर को देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले आपके सामने गुजरात के भावी मुख्यमंत्री के स्वयंभू उम्मीदवार जो दिन रात सपना देख रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं, माननीय ईशुदान जी को मैं फ़ोन लगाता हूं और आपके सामने मैं बात कर रहा हूं। देखता हूं कि उनका जवाब क्या आता है। आपके सामने फ़ोन हो रहा है। व्यक्ति ने कॉल કર્યો છે એ જવાબ की जनता देख लीजिए, बिना सत्ता के પછી प्रयास करो। अगर ये फोन नहीं उठा रहे हैं तो कल ये मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या करेंगे। एक बार फिर से लगाया जाए। आज गुजरात की जनता को लाइव दिखाना चाहता हूं कि ये लोग कितने क्या कहते हैं जनता के प्रति गंभीर हैं। तो देखिए,
हेलो ईशुदान जी। हाँ, कौन बोलो छो? हाँ, मैं लोकतांत्रिक आवाज़ से रजनीश सिंह तोमर बोल रहा हूँ। लोकतांत्रिक आवाज से? हाँ जी, हाँ, राष्ट्रीय वो बात संयोजक कर रहा हूँ सर जी। वो एक बैठे थे मीटिंग में। बताइए आप। जरा ईशुदान जी से बात करनी थी। गुजरात की जनता लाइव है, उनसे कुछ बात करना था, क्योंकि वो जो 5 एमएलए दिल्ली गए थे, राइट। तो उनको जो है ईशुदान जी और उनकी पार्टी जो है वो स्कूल दिखाना चाह रही थी। यस। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ईशुदान जी से ये खातरी लेना चाहता हूँ कि क्या मुझे वो स्कूल दिखाएंगे क्या, जो मैं स्कूल देखना चाहता हूँ। ओके, तो मैं थोड़ी देर में करवाऊँ कॉल आपको? नहीं, अभी लाइव चल रहा है। जैसे वो लोग नहीं एक बार लाइव कर दिए थे दिल्ली में अपने गुजरात के एमएलए साहब के लिए। हाँ। तो एमएलए साहब तो रमन बोरा साहब तो फ़ोन उठा लिए थे। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है अभी कुछ भी कर रहे हैं गुजरात की जनता से तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉल नहीं हो सकता है। राइट। तो अगर ईशुदान जी फ़ोन उठा लें तो अच्छा रहेगा। थोड़ा मेरे प्रश्न का भी जवाब दे दें और मैं भी दिल्ली का टिकट निकाल लूँ जरा स्कूल देखने के लिए। ओके, तो 2 मिनट रुक के मैं जाता हूँ। हाँ। हेलो ईशुदान जी। हाँ जी। मैं लोकतांत्रिक आवाज़ से रजनीश सिंह तोमर बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय संयोजक। हाँ जी। जो 2 दिन पहले दिल्ली गए थे हमारे गुजरात के एमएलए साहब, हाँ। तो उनको आप लोग स्कूल नहीं दिखा रहे हैं दिल्ली में। हाँ। तो आप लोग तो स्कूल दिखाने वाले थे तो दिखा नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि क्या वजह हो गया जो आप लोग नहीं दिखा रहे हैं? अरे हम तो दिखा रहे हैं, लेकिन एक चीज ये है कि वो वहाँ दिखने ही नहीं गए। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो स्कूल देखना चाहते हैं वो वाला क्यों नहीं दिखा रहे हैं? उनकी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में वो चाहे वो स्कूल दिखाना चाहते हैं। तो ऐसा करिए ना कि मैं दिल्ली जाना चाहता हूँ, मुझे दिखाएंगे क्या? अरे आपको भी दिखाएंगे, बिल्कुल। नहीं, लेकिन उस स्कूल में मैं जो नाम कहूँगा, मेरी बात सुनिएगा, लाइव चल रहा है, गुजरात की जनता देख रही है। तो नहीं, जरा मेरे प्रश्न को तो सुन लीजिए ठीक से। मैं जिस स्कूल का नाम लूंगा वहाँ पे स्विमिंग पूल होगा ना? सुनिए मेरी बात। हाँ, नहीं अब घुमाइए नहीं ईशुदान जी, घुमाइए नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वहाँ स्विमिंग पूल तो होगा ना, मैं जो स्कूल बताऊंगा। बिल्कुल, कुछ स्कूल में स्विमिंग पूल भी दिखाएंगे। कुछ नहीं। आप यहाँ कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की व्यवस्था बदल दिया हूँ, 6-7 साल हो चुका है उनमें केजरीवाल जी का, तो सभी स्कूल में होगा स्विमिंग पूल। मैं जो कहूँगा वहाँ होना चाहिए। आपने 8 महीना आम आदमी पार्टी में काम किया है। नहीं, 8 महीने की बात नहीं है। आप दिल्ली मॉडल कह रहे हो, वहाँ 7 बरस हो चुका है, ये 8 महीने नहीं है सर जी। अच्छा सर जी, दूसरा मैं जो स्कूल कहूँ, नहीं, मैं जो स्कूल कहूँगा ईशुदान जी, मैं जो स्कूल कहूँगा वहाँ पे परमानेंट प्रिंसिपल जा रहा है। मेरी बात सुनिए, परमानेंट। मैं ये बोल रहा हूँ 8 महीना आपने गुजरात की स्कूल की हालत बहुत खराब नहीं, गुजरात का स्कूल आप जो दिल्ली जैसा बनाना चाह रहे हो, तो मैं वही दिल्ली का स्कूल देखना चाह रहा हूँ ना। आप ये बताइए। फोन लगाकर मेरा FB लाइव नहीं, धारा सब नहीं, गुजरात की जनता, मैं एक वोटर हूँ, मैं गुजरात का वोटर हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो स्कूल, गुजरात का वोटर को भी गुजरात की स्कूल भी हम दिखाना चाहते हैं। मुझे दिल्ली का दिखाइए ना, आप तो दिल्ली मॉडल बनाओगे ना। आप ये बताइए, आप जरा ये बताइए, उस स्कूल में परमानेंट प्रिंसिपल तो होगा जो मैं बताऊंगा जो स्कूल? अरे बिल्कुल होगा। नहीं, गेस्ट प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, पहले समझ लीजिए। मैं जा रहा हूँ दिल्ली और मैं कॉल करूंगा उस स्कूल से आपको। आप सुनिए मेरी बात। और वहाँ पे गेस्ट टीचर एक भी नहीं होना चाहिए, समझिएगा। फिक्स पगार वाला ग्रेड विचार मंच पे आप नरेंद्र मोदी विचार मंच अब आप घुमाइए नहीं नरेंद्र मोदी, मैं लोकतांत्रिक आवाज से बोल रहा हूँ ईशुदान जी। आपकी मिसेज भी यहाँ शहर प्रमुख थी।
ये भी आम आदमी आप भी पहले पत्रकार थे, सुनिए, आप भी पहले पत्रकार थे, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाइए, आप जरा दिल्ली पे चर्चा करिए ना। भाजपा की जो चाल चलने लगी, नहीं, भाजपा की कोई चाल नहीं है यशोदान जी। मैं भाजपा का एजेंट नहीं हूँ, मैं लोकतांत्रिक आवाज से आपसे प्रश्न कर रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद नहीं जो एमएलए को भी बोल दीजिए। नहीं, एमएलए को नहीं, आप रजनीश सिंह तोमर को लाइव दिखा दीजिए। उस स्कूल में गेस्ट टीचर नहीं होना चाहिए, जो मैं कहूँगा, वहाँ पे टोटल परमानेंट टीचर होना चाहिए। गुजरात में होता है, गुजरात की चिंता करिए ना। हाँ, तो मैं गुजरात का जनता ही हूँ। मैं 2012 में भी वोट दिया हूँ, 17 में भी दिया हूँ और 22 में भी देने जा रहा हूँ। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ, आप गुजरात में चिंता करिए और गुजरात में हम नहीं, गुजरात की चिंता इसीलिए करूँ ना कि यहाँ झूठ नहीं चले ना। फिर आप दिल्ली जैसा गेस्ट टीचर लगा दोगे तो दिल्ली के स्कूल में जो गेस्ट टीचर है, दिल्ली के नहीं, दिल्ली में जो 17,000 टीचरों की कमी है, फिर यहाँ भी वही कमी रह गया तो गुजरात की जनता ठोक बजा के वोट देगी ना आपको। गुजरात में गेस्ट टीचर है और वो भी महीने महीने के लिए। वहाँ 11 महीने का ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप नहीं जान रहे हो। फिर 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर गेस्ट टीचर बदल दिए जाते हैं यशोदान जी। आप पहले तफ्तीश करके बैठिए। भाजपा मेरे पास सारे प्रूफ हैं, ध्यान रखिएगा। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही पढ़ा हूँ। मैं जो है मैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय से नहीं पढ़ा हूँ यशोदान जी। भाई मेरी जवाब ही नहीं चाहिए, क्यों फोन कर रहे हो? नहीं, मैं आपका जवाब सुन रहा हूँ। मैं तो जो प्रश्न किया कि वहां पे गेस्ट टीचर नहीं होना चाहिए, वहां पर गेस्ट टीचर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उनका फोन कट गया, शायद वो काट दिए होंगे, बात नहीं करना चाहते होंगे। कोई बात नहीं, हम लोग जरा दूसरे लोगों से बात करते हैं। जरा अब आप लगाइए गोपाल इटालिया साहब। देखिए, जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो ये भाजपा का एजेंट बता रहे हैं। इनकी मानसिकता देखिए, मतलब इनसे प्रश्न पूछना भाजपा का एजेंट कहलाना। अब गोपाल भाई से हम लोग फोन कर रहे हैं। વ્યક્તિને કોલ કરી રહ્યા છો ગોપાલભાઈ જવાબ આપી રહ્યા નથી। ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા તો ફોન ઉપાડતા નથી। एक बार और लगा लीजिए, शायद उठा लें। गुजरात की जनता एक बार देखे, जो सुबह हंस रहे थे विभावरी बेन दवे पे कि ये जो है फोन नहीं उठा रही हैं, देख लीजिए कि बिना सत्ता पाए हुए ये लोग इस तरह के हैं। तो कल सत्ता मिलने के बाद ये क्या करेंगे गुजरात का। मैं इसीलिए ये ऑपरेशन किया हूँ। कोई बात नहीं है। अब मैं रानी सिंह तोमर को कहता हूँ कि ये जो है गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष को जो है एक बार फ़ोन लगा करके पूछें, और एकदम ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए गुजरात में कि ये हमारे साथ चलें। मैं जिस स्कूल को कहूँ वहाँ ये रजिस्टर में दिखा दें कि वहाँ एक भी गेस्ट टीचर नहीं है। તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યું છે તે The number you have dialed is currently busy. Please try later. તમે જે નંબર ડાયલ કર્યું છે તે હાલમાં વ્યસ્ત છે. कृपया अच्छा, कोई बात नहीं, ये फोन पे लगे हैं। एक्चुअली ये लोग अंदर अंदर गप करने लगे। आप लगाइए जरा। Later. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યું છે તે અન્ય કોલ પર વ્યસ્ત છે. The number you have dialed is currently busy. Please कोई try बात नहीं है। later. हमारे महासचिव जो है ये मनोज सोरठिया जी को फोन लगाएंगे और ये जरा उनसे दिल्ली जाने के बारे में पूछेंगे। जरा लगाइए माइक ऑन करके। आज गुजरात की जनता ये देखे कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं।
જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે जरा देखिए गुजरात की जनता, मैं भी जनता ही हूँ, हम लोग जरा देखिए कि एक जो है एमएलए फोन नहीं उठाए थे तो वो लोग हंसे थे। इनका उत्तरदायित्व तो देख लीजिए क्या है। ये सत्ता में आएंगे तो ये क्या करेंगे जरा देख लीजिए। इनके पास मैं ब्लूप्रिंट मांगूंगा। ऐसे ही गुजरात का शासन गुड से बैड को नहीं मिलेगा। તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી રહ્યા છો તે જવાબ નથી આપી રહ્યા। तो एक बार आप भी बात कर लीजिए, अगर आपको भी दिल्ली जाना हो तो एक बार देख लीजिए कि अगर ये जो संस्थापक सदस्य हैं किशोर काका, हम लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अब अंतिम आशा उन्हीं पे है। તમે જે વ્યક્તિને કોલ કરી तो રહ્યા अपना मनोभाव जनता को एक बार बता दीजिए, क्या कहना चाहते हैं। आप तो जनता ही हैं, एक बार बताइए माइक से। બિલકુલ જે લોકો જે છે ઉત્તરદાયિત્વ તો હોવું જોઈએ કોઈ પણ પાર્ટી હોય તો આ લોકતાંત્રિક અવાજનો મતલબ જ એ છે કે લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાય। લોકો એમનામ જે મત આપવા જાય છે એના બદલે એ લોકો જે છે જાગૃત થઈને જાય। શિક્ષણ વિશે વાત કરવામાં સારી બાબત છે, શિક્ષણના નામે રાજનીતિ થાય એ સારી બાબત છે, પણ એ રાજનીતિની અંદર શિક્ષણની અંદર સારી બાબત છે એ પણ ઉજાગર કરવી જોઈએ। કોઈ બાબતની કમી હોય તો એને પણ ઉજાગર કરવી જોઈએ। અને કોઈ પણ તમે વાત કરો સ્ટેટની અંદર આ તમે સર્વે જોતા હો, વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીની વાત નથી, જે નેશનલ અચીવમેન્ટ સર્વે હોય કે કોઈ અન્ય કોઈ સર્વે જોતા હો તો એના પ્રમાણે જે છે એ કયા રાજ્યનો કયો રેન્ક છે, એની અંદર ન્યુમેરેસીમાં કયું રાજ્ય ક્યાં છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજની અંદર કયા રાજ્યમાં કઈ સ્થિતિ છે, કેટલા રાજ્યમાં જે છે એ પ્રાઇવેટ સ્કૂલ કેટલી છે અને એનું કારણ શું છે। દિલ્હી એક જે છે નાનો પ્રદેશ છે, ગુજરાત આટલો મોટો પ્રદેશ છે। અને આના માટે જે સ્વાસ્થ્યની વાત કરવામાં આવે તો સ્વાસ્થ્યની એવું નથી કે ગુજરાતની અંદર સારી બાબત નથી, એને ઉજાગર કરવી જોઈએ। કોઈ કમી હોય તો એને પણ ઉજાગર કરવી જોઈએ। વિરોધ પક્ષનું કામ જ એ છે। અમે પણ અહીંયા બેઠા છીએ લોકતાંત્રિક અવાજમાં એટલા માટે છે કે સારી બાબત હોય તો કહીએ, પણ માત્ર એવું ને એવું કે આ જ ખરાબ છે અને આ ખરાબ છે એવું લઈને જનતા સમક્ષ જવું એ મારા મતે એક ખોટી બાબત છે। તમામ બાબત જનતા સમક્ષ રાખવી જોઈએ કે આ છે, હેલ્થની અંદર આ પરિસ્થિતિ છે, શિક્ષાની અંદર વાત કરવામાં આવે તો આ છે, હેલ્થની અંદર તમે ન્યુટ્રિશનમાં જોવા જાઓ તો આ પરિસ્થિતિ છે। ત્યારબાદ અંતિમ નિર્ણય તો લોકતંત્રની અંદર જનતા જ લેતી હોય છે, પણ જે જનતા નિર્ણય લે છે એના પહેલાં જનતા પાસે સાચી માહિતી પહોંચે, યોગ્ય માહિતી પહોંચે એ અમારો મૂળ ઉદ્દેશ છે। કોઈ પાર્ટીનું અમે અહીંયા રિપ્રેઝેન્ટેટિવ તરીકે નથી આવ્યા, કોઈ પાર્ટીના એજન્ટ તરીકે નથી આવ્યા, માત્ર ને માત્ર જનતાને જાગૃત કરવા માટે આવ્યા છે કે આવનારી 2022ની ચૂંટણીમાં જે છે એ લોકો યોગ્ય બાબત ઉપર જે છે મતદાન કરે, પોતાનો કિંમતી મત વેડફે નહીં। લોકતંત્રની અંદર સૌથી મોટી તાકાત કોઈ વ્યક્તિની હોય તો તે લોકતંત્રમાં એ મત છે। દર 5 વર્ષે જે છે દરેક વ્યક્તિને એક ચાન્સ મળતો હોય છે કે તે પોતાના જનપ્રતિનિધિત્વ ચૂંટે અને એના આધારે જે છે એ લોકો શાસન કરતા હોય છે। તો આપણે આપણું શાસન કેવું જોઈએ છે એ આપણા મત પર ડિપેન્ડ કરે છે। તો અમે અવારનવાર આ જ બાબત લોકો સમક્ષ લઈને જઈએ છીએ કે તમે મતદાન કરો, વધારે પ્રમાણમાં બહાર આવો અને મતદાનના જે મુદ્દાઓ આધારિત કરો, શિક્ષાનો મુદ્દો હોય, સ્વાસ્થ્યનો મુદ્દો હોય, તમામ એંગલ જુઓ। ગુજરાતની વાત હોય ગુજરાતમાં તમામ એંગલ જુઓ, દિલ્હીની વાત હોય ત્યાં તમામ એંગલ જુઓ અને એ જ બાબતને કે કોઈ રાજકીય પક્ષ જે છે એ એક બાબત દર્શાવવા માંગે છે આ જ ખરાબ છે આ જ સારું છે એ નહીં। તમે જે છે ગવર્મેન્ટના રિપોર્ટ હોય, ત્યારબાદ ઇકોનોમિક સર્વે હોય તો એ પણ આવતો હોય છે। કેગનો રિપોર્ટ સૌથી સારો જો કોઈ બાબત વિશ્વસનીય બાબત હોય તો કેગનો રિપોર્ટ હોય છે, તો એ જે છે વિધાનસભાની અંદર રજૂ થતો હોય છે। તો આવી ઓથેન્ટિક માહિતીના આધારે કોઈ પણ બાબતનો નિર્ણય કરવો જોઈએ અને એના આધારે જે કોઈ પણ મોડલ જે છે એ રજૂ થઈ શકે। બાકી કહેવા માટે તો કહી શકું કે આ મોડલ સારું છે, આ મોડલ સારું છે, પણ એ માત્ર વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટીની વાત છે। લોકોએ જાગૃત થવાની વાત છે કે લોકો વધારેમાં વધારે જે છે એ આવી ઓથેન્ટિક માહિતીઓ શોધે અને આ માહિતીને આધારે પોતાનો કિંમતી મત જે છે એક પોતાનો કિંમતી ઓપિનિયન જે છે એ બાંધી અને એક સાચી સારી ગવર્મેન્ટને જે છે સારા લોકોને ચૂંટે અને એના આધારે જે આપણું શાસન સારું બને અને આવનારા સમયમાં ગુજરાતનું જે છે એ ભવિષ્ય કેવી રીતે ઉજ્જવળ થઈ શકે એના માટે જે છે લોક જાગૃતિ ફેલાવવી એ અમારો મૂળ ઉદ્દેશ છે।
એટલા માટે જે છે એ કોઈ આમ આદમી પાર્ટીની વાત કરતા હોય તો એમને પણ અમે કાઉન્ટર ક્વેશ્ચન એ જ કરીએ છીએ કે તમારા શિક્ષણમાં દિલ્હી મોડલમાં પણ ઘણી બધી કમીઓ છે. માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાથી જે છે એ તમે ક્વોલિટી નહીં સુધારી શકો. સારું બિલ્ડિંગ હોય પરંતુ ત્યાં જે છે એ ક્વોલિટી એજ્યુકેશન જો આપવામાં નહીં આવે તો એનો કોઈ મતલબ નથી. તો ક્વોલિટી એજ્યુકેશન પણ વાત થવી જોઈએ, માત્ર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઉપર નહીં કે સ્વિમિંગ પુલ છે, સારું બિલ્ડિંગ છે, કોઈ બગીચાઓ છે નહીં, પણ ત્યાં શિક્ષણ કેવું આપવામાં આવે છે, શિક્ષણ કેવું આપવામાં આવે છે એનો સૌથી સારો ચિતાર ક્યારે મળી શકે તો ત્યાંથી જે છે આઈઆઈટીમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવતા હોય છે, આઈઆઈએમમાં ગવર્મેન્ટ સ્કૂલમાંથી કેટલા વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવતા હોય છે. તો આ તમામ બાબતો જે છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. ત્યારબાદ તમે જોવા જાઓ તો શહેરી વિસ્તારની અંદર અમનું જે છે એક સારું તમને શિક્ષણનું સ્તર જોવા મળતું હોય છે, પરંતુ જેમ જેમ તમે ગ્રામીણ વિસ્તારની અંદર જાઓ તો એની સ્થિતિ થોડી કથળેલી જોવા મળતી હોય છે. તો દિલ્હીનો જે ગ્રામીણ વિસ્તાર છે ત્યાં પણ તમારે જોવું જોઈએ, ગુજરાતની અંદર ગ્રામીણ વિસ્તાર વધુ છે તો ત્યાં પણ તમારે જોવું જોઈએ. તો આ તમામ બાબતોનો એક ઇન્ક્લુઝિવ સર્વે કરીને તમારો ઓપિનિયન જો બાંધવામાં આવે અને એના આધારે 2022ની અંદર તમારા કિંમતી મત આપવામાં આવે તો હું માનું છું કે એક સારી ગવર્મેન્ટ આપણે ચૂંટી શકીશું અને ગુજરાતની અંદર સુશાસનની સ્થાપના કરી શકશું. आप अपना अब मैं चाहता हूं कि गुजरात की जनता को कि ये जो आज हुआ उत्तरदायित्व विहीन सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो ज़रा उन हसीन सपनों पे इन्होंने जो अनुभव महसूस किया उस पर ज़रा ये कम शब्दों में कुछ बताएं. નમસ્તે. જે રીતે ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા એમ કહેવા માગે છે કે હું ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી બનું, એ અત્યારે આપણો કોલ નથી ઉપાડતા કે નથી આન્સર આવતા કે આપણે જે કંઈ પૂછવા માંગીએ છીએ એનો જવાબ નથી આપતા, તો શું એ મુખ્યમંત્રી બનીને આપણા ગુજરાતનું ધ્યાન રાખી શકશે? હું જનતાને પૂછું છું કે શું તમે વોટ આપી શકશો કે નહીં આપો? કેમ કે એમના જે રીતે આજે એમનો જે સોશિયલ મીડિયા ઉપર આવ્યા હતા અને એમ કહેતા હતા અને હસી ઉડાડતા હતા, જે બી સીએમ ગયા હતા તો ત્યાં એમની હસી ઉડાડી એમને, અને એમ કહે છે કે અમારો ફોન નથી ઉપાડતા. એ તો ત્યાં લાઈવ હતા અને ત્યાં જોતા હતા કે શિક્ષણ મોડલ કેવું બનાવ્યું છે, ત્યાંની સ્કૂલો કેવી છે, તો એ કેવી રીતે ફોન ઉપાડે? અને પછી એમ કહેતા હતા કે અમારો ફોન નથી ઉપાડતા, કાપી કાઢ્યા છે. પછી એમને ફોન ઉપાડ્યો અને જવાબ આપ્યો. કેમ એ રીતે અમારો ફોન ના ઉપાડી શકે? એમને ઉપાડવો જ જોઈએ અમારો ફોન અને અમારા ક્વેશ્ચનનો આન્સર આપવો જ જોઈએ એમને. अब मैं चाहूँगा कि पवन प्रभाकर जी जो हैं वो क्या महसूस किए गुजरात के प्रदेश महासचिव आम आदमी पार्टी के द्वारा फ़ोन नहीं उठाने पर, वो अपना प्रतिभाव देंगे. नमस्कार गुजरातनी जनता ने, हूँ पवन प्रभाकर, गुजरात प्रदेश महासचिव લોકતાંત્રિક आवाज. હવે અત્યારે જે અમે આ લાઈવ કરી રહ્યા છીએ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરીને, તો એમાં જે અમે આમ આદમી પાર્ટીઓના નેતાઓ જે છે માનનીય મહોદય વગેરે વગેરે એવા 4 થી 5 નેતાઓને અમે અત્યારે ફોન કર્યા લાઈવમાં, પણ એમાંથી માત્ર એક નેતાએ ફોન ઉપાડ્યો અને એ પણ એમના પીએ ફોન ઉપાડ્યો, જ્યારે એ હાલમાં સત્તામાં છે નહીં. જ્યારે અહીંથી અમારા જે ગુજરાતમાંથી ચૂંટાયેલા એમએલએ જે હાલમાં સત્તામાં છે તેઓ દિલ્હી ગયા છે, તો એમણે એમના પીએ ફોન નથી ઉપાડ્યો. એમણે જાતે કોલ આન્સર કરીને એમણે ત્યાં એમ કહી શકાય કે ખોવાયેલા હતા દિલ્હીમાં, એમણે કંઈ જોયેલું ના હોય, બરાબર, તો પણ એમને કોલ ઉપાડ્યો અને કીધું કે મારે સ્કૂલો જોવા જવું છે પણ મને કોઈ લઈ જનારું નથી અહીંયાથી. જ્યારે અહીંયાથી આ લોકો એવા દાવા કરીને મોકલે છે કે ત્યાં તમારું સ્વાગત કરવામાં આવશે આમ આદમી પાર્ટીના એમએલએઓ દ્વારા, તો આવું કંઈ હકીકતમાં હતું નહીં. અને તમે જોયું હોય તો ગોપાલભાઈ ઇટાલિયા વારંવાર એકની એક સ્કૂલનું નામ કેમ બોલે છે કે ભાઈ બીજેપી કાર્યાલયની બાજુમાં કોઈ એક સ્કૂલનું નામ, તો વારંવાર એકની એક સ્કૂલ કેમ બોલે છે જે એમણે બનાવી છે? જે સ્કૂલ અમે જોવા માગીએ છીએ ત્યાં કેમ નથી લઈ જતા અને ત્યાંનું નામ કેમ નથી બોલતા? તો જે ફોન જ ઉપાડવા તૈયાર નથી, તો અમે કદાચ અહીંયાથી અમે 5 લોકો લોકતાંત્રિક આવાજમાંથી કદાચ દિલ્હી પહોંચી પણ જઈએ તો શું એ લોકો ફોન ઉપાડશે અમારો? અમારે ત્યાં જે સ્કૂલ જોવી છે, જે ક્લિનિક જોવું છે, બરાબર, ત્યાંની જે હાલત છે,
દિલ્હી મોડેલની એ જોવી છે તો ત્યાં અમને શું રિસ્પોન્સ મળશે? તો મારે ગુજરાતની જનતાને આ જ કહેવું છે કે જે લોકો હાલમાં સત્તામાં છે નહીં તો પણ એમને આટલા ઇરિસ્પોન્સિબલ છે, તો જ્યારે સત્તામાં આવશે, સરકાર બનાવશે તો શું થશે ગુજરાતની જનતાનું? બસ એ જ વિચારીને આપણે સૌ 2022ની જે ચૂંટણી આવે છે એમાં મત આપીએ અને જે સાચા અર્થમાં એમ કહી શકાય કે લોકતંત્ર કા અર્થ હૈ जनता का राज એને સાકાર કરીએ। જય હિન્દ। अब मैं लोकतांत्रिक आवाज़ के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती रानी सिंह से मैं कहूँगा कि ये अपने अनुभव को शेयर करें। ये जो फ़ोन की थी ये गुजरात प्रदेश महिला अध्यक्ष को फ़ोन की थी। हालांकि मैं तो ये मानता हूँ कि वार्ड प्रमुख बनने की भी उनमें क्षमता नहीं है, लेकिन वो महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, सम्माननीय हैं। तो ज़रा ये अपनी बात जो है शालीनतापूर्वक उनके बारे में अपना अनुभव बताएंगी। और आपने देखा होगा कि इन पर ही प्रहार किए थे ईशुदान जी कि ये जो हैं अहमदाबाद शहर प्रमुख हुआ करती थी आम आदमी पार्टी में, तो फिर ये जवाब भी उनको ही देना है कि आखिर वो अपने कार्यकर्ता को क्यों नहीं मतलब कि रख पा रहे हैं। आप बताइए कि उत्तराखंड में जिसको ये मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करते हैं, चुनाव हारने के बाद वो जो है आपकी पार्टी छोड़ देते हैं। कहाँ जाते हैं ये सवाल नहीं है, आपकी पार्टी छोड़ देते हैं। तो मैं कैसे मानूं कि आप में से जो भी नेता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो और अगर आप चुनाव हार गए तो चुनाव हारने के बाद आम आदमी पार्टी में रहोगे। तो इसलिए जो अपने घर को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये जो है महोदया ये भी आम आदमी पार्टी में ही अहमदाबाद शहर की महासचिव थी। एक आदमी गलत हो सकता है, दो आदमी गलत हो सकता है, सीरीज में लोग पार्टी छोड़ दे रहे हैं और इनके पास एक ही जवाब होता है, भाजपा वाला पैसा दिया होगा। क्या भाई कुबेर का खजाना लेके भारतीय जनता पार्टी बैठा है क्या? हम लोग विचारों से प्रभावित हुए हैं। पहले हम लोग आम आदमी पार्टी में ही गए थे और अत्यंत निष्ठापूर्वक काम कर रहे थे, लेकिन 2 महीने में एहसास हो गया कि नहीं, ये वर्स्ट है और भाजपा गुड है। और हम लोग उस कारण से उस पार्टी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं और कोई कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनको सरकार चलाना ही नहीं आता है। तो मैं ज़रा रानी मैडम से कहूँगा कि वो ज़रा बताएं कि अपने प्रतिभाव कि इनको कैसा लगा। नमस्कार मारी प्रिय जनताओ, અત્યારે એમ કહેવામાં આવે છે કે દિલ્હી મોડલ આપણે ગુજરાતમાં અપનાવવું પડશે। તો દિલ્હી કેટલું બધું નાનું છે આપણા ગુજરાત કરતાં। શું દિલ્હી મોડલ અપનાવીને ગુજરાત જીતી શકાશે? બિલકુલ જ નહીં। તમે ગુજરાતમાં કામ કરીને બતાવો ને। દિલ્હી શું કરી રહ્યા છો? હું અત્યારે પણ તમારા સામે જો ગૌરી દેસાઈને જ ફોન કરી રહી છું, જે આમ આદમી પાર્ટીની પ્રદેશ અધ્યક્ષા છે। કન્ટિન્યુઅસ એમનો ફોન બિઝી આવી રહ્યો છે, એ વાત જ કરવા નથી માંગતા, બરાબર? એમને તો પહેલાં શિક્ષણ શું છે એ જ એમને ખબર નથી, તો ક્યાં આપણી સમક્ષ આવી શકે છે? અને પહેલાં કે હું જ્યારે આમ આદમી પાર્ટીમાં અમદાવાદ મહિલા શહેર પ્રમુખ હતી, બરાબર, તો એમને એટલા માટે જ મને કાઢી કે આ બેન કંઈક વધારે આગળ આવી જશે અને મારું પત્તું કપાઈ જશે। અને આમ આદમી પાર્ટીમાં જો કોઈ સારા હોશિયાર અને ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિ હોય છે ને, તે લોકોને એ લોકો ખસેડી જ નાખતા હોય છે। એ લોકો એવું વિચારે છે કે ના, ખાલી અમારી પાસે આવી જી હજૂરી કરે, મધુમાખીની જેમ ફરે એવા લોકો જ જોઈએ છે। જે પોતાના વાતને રજૂ કરે એવા વ્યક્તિ નથી જોઈતા અને એ લોકો સાંભળવા જ નથી માંગતા। પહેલી વાત તો એ છે, બરાબર છે? એટલે આપણે આમ આદમી પાર્ટીની વાત જ કરવી બેકાર છે કે આમ આદમી પાર્ટીમાં ખાલી ને ખાલી ડોંગ ડટિંગ અને નાટકબાજ જ છે, ખાલી એ પાર્ટીમાં જ, બીજું કશું જ નથી ક્યાંય પણ। આજે અમદાવાદ શહેરમાં મહિલા સમિતિમાં મને 100 બહેનોનું સંગઠન પણ બતાવી આપે, બિલકુલ જ નથી, બરાબર? હું જ્યારે નીકળી છું 16 માર્ચે, 16 માર્ચથી અત્યાર સુધી કેમ અમદાવાદ શહેર મહિલા પ્રમુખ એપોઇન્ટ નથી થઈ? કેમ કે એમાં એટલું કેલિબર જ નથી એ પાર્ટીમાં, ખાલી હું અને મારી પોસ્ટ બસ એટલું જ એમાં જોવાલાયક છે, બીજું કશું જ નથી। એટલા જ માટે કહું છું, જનતા, ગામનો ચોર સારો છે બહારગામના સાહુકાર કરતાં। વારે ઘડે કહેવામાં આવે છે કેજરીવાલ આવશે, પરિવર્તન લાવશે, ઇતિહાસ બદલાશે, તો શાનો ઇતિહાસ બદલાશે?
આપણે ઇતિહાસ બદલવાનો છે, આપણે નરેન્દ્ર મોદીજીને દેખીને જ. અને નરેન્દ્ર મોદીજી છે તે બધું જ મુમકિન છે, બીજું કશું જ મુમકિન નથી. ખાલી ને ખાલી ખીલશે, કમલ જ ખીલશે અને આપણે કમલને જ ખીલાવાનું છે. કેમ કે આ પાર્ટી આજે કહે છે આતિશી મેડમ અને ગુલાબસિંહ યાદવજી ત્યાં ઉભેલા હોય છે સ્વાગત માટે. શું તમે જે બનાવેલી સ્કૂલો અને એ જ હોસ્પિટલો દેખવા જઈશું, અમને બીજી દેખવી છે એ કેમ નથી બતાવતા તમે? અમારે જે દેખવી છે એ બતાવો ને તમે. ચલો તમે અત્યારે લઈ ચાલો, અત્યારે હું તમને મારા પૈસાથી ટ્રેનમાં લઈ જાઉં. મારી પાસે ફ્લાઇટનું ભાડું નથી, પણ ટ્રેનમાં હું લઈ જાઉં છું તમને દિલ્હી. આવો મારા સાથે અને દેખાડ, હું તમને જે બતાવું એ બધી સ્કૂલો મને બતાવો. ત્યાં અત્યારે પણ 1027 સ્કૂલોની સામે માત્ર ને માત્ર 203 સ્કૂલોમાં જ પ્રિન્સિપાલ ને હેડમાસ્ટર છે. બીજી બધી સ્કૂલોમાં ક્યાં છે? આ જ છે આમ આદમી પાર્ટીનું માળખું. એટલે મારી પ્રિય જનતાઓ, આપનો કિંમતી અને પવિત્ર વોટ આપતા પહેલાં 10 વખત વિચારજો કે આપણે એક જ આપણી ગુજરાતી કહેવત સારામાં સારી છે, ગામનો ચોર સારો છે, બહારગામનો સાહુકાર નહીં. એટલે જે બી વિચારી સમજીને વોટ આપજો. મારી આપ સૌને નમ્ર વિનંતી છે. જય હિન્દ. दोस्तों, सबसे पहले मैं गुजरात की जनता के साथ एक संवाद करना चाहूँगा. मैं 28 मई को बिना किसी को बताए दिल्ली गया था, और मैं जब दिल्ली गया तो मैं इसीलिए गया था कि ज़रा मैं दिल्ली के स्कूल और मोहल्ला क्लिनिक को अपने आँखों से देखूं. मैं गुजरात की जनता को ये बताना चाहूँगा कि मेरी पूरी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ही MA किया हूँ, और दिल्ली में मैं लगभग 22 साल रहा हूँ, 1-2 साल नहीं. अगर मुझे कहा जाए तो नारायणा गांव, ढक्का, नेहरू विहार, ठीक न, क्या कहते हैं, मुखर्जी नगर, हकीकत नगर, ऑट्रम लाइन, हडसन लाइन, जितना आप कहोगे मैं एक सांस में बोल जाऊंगा. आज़ादपुर, मंडी, जो कहोगे. मैं पूरे दिल्ली में 22 से 24 साल रहा हूं और दिल्ली के कोने कोने से मैं वाकिफ़ हूं. आप यदि यमुना पुल के उस पार चले जाओ तो वहाँ यमुना विहार है, वो भी मैं जानता हूँ. आप शहदरा की बात करोगे तो मैं वो भी जानता हूँ. तो इसलिए मैं एक एक कोने खांचे में वहाँ कहाँ पर कौन से सरकारी स्कूल हैं मुझे मालूम है. तो मैं इनके मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी स्कूल दोनों को अपने खर्चे से 28 तारीख को देखने गया था. पहले तो ये अपने उन स्कूलों में बाउंसर लगा के रखे हैं जहाँ की लोग चुपचाप जाके देखना चाहते हैं. दोस्तों, मैं गोपालपुर गया था और मुझे मालूम है कि ये लोग समझ जाएंगे. मुखर्जी नगर के पीछे का इलाका है. मुखर्जी नगर बांध बोलते हैं. बांध से आगे जाने पर गोपालपुर गांव आता है. गोपालपुर गांव जाकर के मैंने वहाँ के मोहल्ला क्लिनिक का वीडियो उतारा, जो कि मैं रखा हूँ फेसबुक पे. आप नहीं मानेंगे, वीडियो बनाने के बाद वहाँ के कर्मचारी मुझ पे दबाव डालने लगे कि आप ये वीडियो मत निकालो. एक तरह से मुझसे लड़ने की स्थिति में आ गए थे कि आप ये वीडियो मत निकालो. लेकिन मैं भी पूरे 22 साल दिल्ली में रहा हूँ, तो मैं भी वहाँ लोकल ही हूँ. मैं अभी भी जब दिल्ली जाता हूँ तो मैं रहने के लिए कोई होटल नहीं खोजता हूँ गुजरात के इन आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरह. दिल्ली मेरा घर है और मैं अपने घर में जाके रहता हूँ. मेरे इतने फ्रेंड्स, फॉलोअर और मेरे साथ पढ़ने वाले लोग हैं जो या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज प्रोफेसर हैं, कई जगहों पे हैं, और मैं खुद दिल्ली के मुखर्जी नगर में 13 साल IAS का क्लास चलाया हूँ. गुजरात केवल और केवल मैं नरेंद्र मोदी साहब के गुजरात को देखकर मैं 2003 में आया था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं 18 साल गुजरात में हो चुका है मेरा. और मैंने 2012 के वोट में भी मैं यहाँ का वोटर हो गया. मैं अपने गांव का, और मैं वैसा वोटर नहीं हुआ हूँ कि मेरे पास 2 वोटर ID है. मैं वहाँ का वोटर ID को सरेंडर करके उस लेटर को लेकर के यहाँ आया और मैं गुजरात का वोटर हो गया हूँ. और आज मैं गुजरात का नमक खाया हूँ. गुजरात जब मैं आया था तो मैं यहाँ पर अपने एक IAS के क्लास को चलाने के लिए आया था. गुजरात ने जो मुझे प्रेम दिया, वैसे तो आप जानते हैं कि प्रसिद्धि मिलने के बाद समर्थक विरोधी सब होते हैं, लेकिन गुजरात ने जो मुझे प्रेम दिया, आज भी गुजरात में जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं GPSC में, SDM के पद पे हैं, मामलतदार के पद पे हैं, या दिल्ली से जो लड़के IAS IPS के पद पे हैं,
आज भी मुझे एक गुरु का सम्मान देते हैं। इसलिए मैं भावुक होकर के अपील कर रहा हूँ कि मैं किसी का भी एजेंट नहीं हूँ और मुझे ये लोग एजेंट बनाने का प्रयास नहीं करें। मैं गुजरात की जनता के दिमाग में एक बात डालना चाहता हूँ कि गुजरात के जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अभी विशुद्ध बेरोजगार हैं, उनके पास कोई जॉब नहीं है। फिर वो इतनी महंगी गाड़ियों में कैसे घूम रहे हैं? रोज़ वो 5000 का पेट्रोल जलाते हैं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? महासचिव जी जवाब दें। और नेता प्रतिपक्ष जी जिनके साथ मेरी बात हो रही थी वो भी जवाब दें कि वो भी अब पत्रकार का नौकरी छोड़ चुके हैं। तो ठीक है, गाड़ी उनके पास होगी क्योंकि उनके पास सैलरी अच्छा होगा, हम लोग सब बात समझते हैं, लेकिन आज 5000 रुपये का जो डीजल जला रहे हैं वो कहाँ से जला रहे हैं? और यही चीज़ मैं आम आदमी पार्टी के निचले कार्यकर्ता को समझाना चाहता हूं कि जब ये कहते हैं कि जो सुविधा नेताओं को मिले जनता को क्यों नहीं मिले, तो जो सुविधा इन 5 आदमियों को पार्टी में मिल रहा है कि इनको पेट्रोल मिल रहा है फ्री में, वो सुविधा आम आदमी पार्टी के निचले कार्यकर्ता को क्यों नहीं मिले? पहले ये इसका जवाब दें। ये जो MP MLA के सुविधा की बात करते हैं, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, जनता ने चुनकर भेजा है और शायद इनको नहीं मालूम है 3,90,000 रुपया प्रति मंथ अरविंद केजरीवाल जी का सैलरी है मुख्यमंत्री के रूप में। तो सबसे पहले ये बताएं कि जो सुविधा नेताओं को मिले, मानता हूं वही जनता को मिले, तो जो सुविधा आप 5 पदाधिकारियों को मिले पार्टी में, वही सुविधा आपके कार्यकर्ता को क्यों नहीं मिले? तो मैं इसी के साथ आज ये अपना वक्तव्य पूरा करता हूं और मैं इन्हें एक तरह से गुजरात का जयचंद तो नहीं बनने दूंगा, क्योंकि मैंने गुजरात का नमक खाया है। मैं गुजरात की जनता को अवेयर करता रहूंगा और ये जिस दिन अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, एक एक कैंडिडेट की सर्जरी होगी कि उनमें से कौन कांग्रेस पार्टी से आया है, क्योंकि ये कांग्रेस को भी गाली दे रहे हैं और सारे वहीं के लोगों को लेकर के ये सरकार बनाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रहार करते हैं कि ये कांग्रेस से ले लिए, ये दूसरी पार्टी से ले लिए। इनकी पार्टी खुद जो है आधी तो कांग्रेस से ही खड़ी होती है या दूसरे पार्टी के ही लोग होते हैं। तो एक एक बात की सर्जरी होगी। आज अगर कोई व्यक्ति उस खराब पार्टी में है तो वो आपके पार्टी में आने के बाद कैसे जो है शुद्ध हो गए। आप जो बीजेपी पर प्रहार करते हो वॉशिंग मशीन, तो मतलब क्या दूसरा आप खरीद के लाए हो क्या कि आपके मशीन में भी लोग धुल जा रहा है? तो मैं एक बार फिर गुजरात की जनता को नमस्कार करते हुए, और मैं एक रिस्क लिया हूँ, मैं एक सामान्य आदमी हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ भी हो सकता है मेरे साथ, लेकिन मैं गुजरात की जनता को हमेशा यही कहूँगा कि आपके लिए मैंने अपना जीवन दांव पे लगा दिया है। गुजरात में कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। मैं कहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, कहीं पर भी मैं आ रहा हूँ, मुझे ट्रैप किया जा सकता है। मैं आज ये भी बता रहा हूँ, लेकिन गुजरात के हित को ध्यान में रखते हुए रजनीश तोमर ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों, फिर अगले बार हम लोग देखेंगे। नमस्कार। बंद कर दीजिए।